हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग ये फॉलोइंग टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे होंगे ये पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सारे टॉपिक भी उससे रिलेटेड ही हैं, तो सबसे पहले जरूरी चीज़ को पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है और कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन जो चार्जेस वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देख लिया था। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी फेल्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी फेल्ट। मैग्नीट्यूड वाइज इसको अगर हम लोग डिनोट करें तो ये होता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन चार्ज। ये जो Q नॉट होता है इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, और ये जनरली यूनिट पॉजिटिव होता है, जिसका मीनिंग तो सेल्फ एविडेंट है कि क्या होता है। यूनिट माने मैग्नीट्यूड 1 होगा इसका, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, अभी समझ में आ जाएगी बात है, मैं इसको और ज़्यादा भी डिटेल में लेने वाला हूँ। ये बेसिक लाइनें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को फील किया जा सकता है। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज से निकलता है, इसलिए यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम का होता है एम्पेयर टाइम्स टाइम, तो ये हो जाएगा ML_T-3A-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई गई होगी यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, सिंस आप डायरेक्टली देख रहे होंगे फॉर्मूला के अंदर कि वो फोर्स के प्रोपोर्शनल दिखाई गई है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जैसे जैसे फोर्स वेरी करता है डिस्टेंस के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करते हैं। लेकिन एक रिमार्केबल बात ये है यहाँ पे कि फोर्स तो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जो कि स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर फोर्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट गारंटेड कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। इट कैन बी आर क्यूब, आर टू द पावर 4 और इवन आर ऑल्सो, ठीक है। तो इस बात को हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट चीज जो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो है सिग्निफिकेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको पहली इंपॉर्टेंट बात ये समझनी पड़ेगी कि अगर कभी भी हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमको दो चार्जेस चाहिए होते हैं, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए होता है हमको। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या हमको एक सिंगल चार्ज चाहिए होता है, और उसका हम लोग एक नेचुरल एनवायरनमेंट की एक पिक्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उसके आस पड़ोस के एरिया में, यानी कि उस रीजन के अंदर किस तरह की फोर्सेज आने वाली है और वो डिस्टेंस के साथ कैसे वरी करने वाली है। तो सिग्निफिकेंस में अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इट helps in establishing an overall picture of electric force that can be experienced by a charge and its variation with position, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक एक करके देखने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात कि क्या कहने वाला हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अगर सपोज करो हम लोग पहला केस नंबर 1 ले लेते हैं। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोग दो तरह से करने वाले कैलकुलेट। एक केस होगा टाइप 1 जिसको बोलेंगे, इसमें तो होगा हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। डिस्क्रीट आपने ऑलरेडी रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा था, और इसके अलावा ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हम लोग वहाँ पे पॉइंट चार्जेस लेते थे। तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस को बोलते हैं डिस्क्रीट, ठीक है। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस को हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर आ जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, सरफेस वाला पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
और लास्ट में थर्ड पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। एक एक करके मैं इन सबको डील करूंगा, तो इसलिए भी बस एक बेसिक आइडिया ले लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे चल के हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें सारी की सारी। तो राइट नाउ हमारा भी जो मेन कंसर्न है वो ये टाइप 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट के बारे में। तो डिस्क्रीट में सबसे पहला केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, यानी कि एक अकेले चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखने वाले हम लोग केस नंबर 1 के अंदर। अब ये जो आइसोलेटेड चार्ज ये भी तो दो तरह का हो सकता है, प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों के दोनों केसेस बताऊंगा यहाँ पे और उसकी फिर वेरिएशंस भी हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है, ये रहा मैंने बना दिया, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये पी पॉइंट है। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट रखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया ये कितना है, आर है। पोजीशन वेक्टर भी हम लोग अभी देखेंगे कैसे बनाएंगे इसके थ्रू। तो इस पॉइंट पे, यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ पी पॉइंट पे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? उस पॉइंट पे जो भी फोर्स है उसके बराबर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के बराबर, ठीक है। तो इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? के टाइम्स क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। कट कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? के टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात यहाँ से तक। तो ये एक मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है कि के टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्लियरली कि भाई ई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। ये वाली बात याद रखनी है हमको यहाँ से तक, ठीक है। अगर इसको वेक्टर स्टाइल में लिखते हैं हम लोग, इन वेक्टर नोटेशन अगर हम लोग इसको लिखते हैं, तो फिर आपको ध्यान क्या रखना है इस बात का कि आप ई को किस तरह से बनाओगे। हमें पता है वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, सही बात है। तो अगर यहाँ पे के टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे एक आर कैप नाम का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा कैसे? अब आर कैप क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू आर बाय आर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ से तक। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमको, ठीक है। के क्यू आर बाय आर क्यूब होता है ये वाला, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया था अभी, पॉजिटिव चार्ज, दो तरह के चार्जेस लेंगे ना हम लोग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज आउटवर्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इनवर्ड। अभी देखते हैं ऊपर चल के कि क्या मतलब है इस बात का। ये जो मैंने चार्ज बनाया था यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ज बनाया हुआ है पी पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आउटवर्ड ली जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव के लिए। अगर नेगेटिव होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसके बदले नेगेटिव शिफ्ट कर दूंगा तो ये इनवर्ड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये नेगेटिव वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉजिटिव के लिए और ये वाला नेगेटिव के लिए। बस यही बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे, और कुछ खास बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेंगे तो आउटवर्ड, अगर नेगेटिव की वजह से लेंगे तो कितना हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि वेरिएशन, अगर हमको ग्राफ प्लॉट करें, वेरिएशन ऑफ ई विद एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स का मतलब हो गया डिस्टेंस, जो भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं वहाँ से वहाँ तक का। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज फोकस करें, केवल हम लोग केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करें, यानी कि मैं ऐसे लिख दूँ ई मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स, तो इसका ग्राफ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना, तो ऐसा बन जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो ऐसे ही बनता है ना, 1/x² के बराबर, दैट इज हमने ये बना दिया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशन में पूरे ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो कैसे बनेगा ये? इन वेक्टर नोटेशन, तब आपको फिर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि कैसे ड्रॉ करने वाले हम लोग। ये मैंने ले लिया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। वाई डैश के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारे पास है ई, ये वाला, और इस तरफ का हमारे पास कौन है? इस तरफ का हमारे पास प्लस एक्स है,
और इधर को कौन है, माइनस एक्स है। तो अब एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ तो मुझे पता है इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक्स कैप लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से के क्यूब एक्स अपॉन कितना, एक्स क्यूब बोल सकता हूँ मैं यहाँ से तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बात कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे और एक एक्स पे, ठीक है कि नहीं यहाँ से तक, यानी कि इस यूनिट वेक्टर पे भी डिपेंड करेगा ना। अगर हम लोग ध्यान से नोटिस करें यहाँ से, एक सेकंड में कलर चेंज करके दिखाता हूँ, एक तो इस पर डिपेंड करता है और एक इस पर डिपेंड करता है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले केस में, इस जो रीजन है, ये जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है हमारा, इस केस में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, और चार्ज को भी हम लोग मान के चलते हैं फॉर द टाइम बिंग, केस नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें जो Q है उसको हमने क्या ले रखा है, पॉजिटिव ले रखा है। तो अगर x पॉजिटिव है यानी कि यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपका x नेगेटिव है, तो x अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर x नेगेटिव होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपका x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर x आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमने चार्ज ऑलरेडी क्यू पॉजिटिव ले रखा है ना, इसलिए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी एक्स के नेगेटिव होने पर, तो हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो कैसे बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है जो याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर स्क्वायर के, इसलिए ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में भी अगेन मैं यही ड्रॉ करूंगा ग्राफ, वही सेम बात है, यहाँ पे भी लिख दूंगा एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये केस नंबर कौन सा है, 2 में क्या करेंगे हम लोग, क्यू को नेगेटिव ले लेंगे और दोनों बातों पे उसी तरह से जैसे ध्यान दे रहे थे पहले वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे भी, के क्यू एक्स कैप बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन अगर x का वैल्यू आपका यानी कि x कैप आपका नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी चार्ज को क्या ले रखा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया ना, इसलिए, ठीक है। और सेम लॉजिक से अगर x को मैं पॉजिटिव ले लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तब हम लोग इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर x पॉजिटिव है तो E क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है, ठीक है। और अगर x आपका नेगेटिव हो जाए तो E क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो वाला ग्राफ कहाँ बनने वाला है हमारा, यहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ्स आप याद रखिएगा, जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको प्लॉट पूछ सकता है कि भाई कैसे होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और ये जिस तरह से मैंने आइडिया डेवलप किया ना यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने का, उसको भी बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज आगे चल के और भी बहुत सारे ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, तो वहाँ पे यही बेसिक फाउंडेशनल आइडिया यही यूज़ होने वाला है हर बार, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार मैं गो थ्रू करा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया अभी तक हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को फील किया जा सकता है। ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज निकालने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज, जो भी चार्ज जिसके ऊपर आप इस फील्ड को पता लगाना चाहते हो वो आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t⁻³ a⁻⁻1। सिग्निफिकेंस क्या है, एक ये हमको ओवरऑल पिक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के और उसके वेरिएशन को स्टडी करने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने दो सिचुएशन के लिए कैलकुलेट करनी है। पहला सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे, यानी कि अलग अलग पॉइंट चार्जेस होंगे, और टाइप 2 है जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। और उसमें ही हम लोगों ने टाइप 1 के अंदर हमने केस नंबर 1 स्टडी किया अभी केवल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब दो तरह के चार्जेस लेंगे हम लोग, एक तो प्लस क्यू लेंगे और एक माइनस क्यू, और आइसोलेटेड का मतलब है अकेला वही चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है उसके आस पड़ोस में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने समझाया था फिर कि प्लस क्यू चार्ज ले लो आप, प्लस क्यू चार्ज के तरह आसपास जो है ना आप यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लो क्यू और उसके थ्रू कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बेसिकली केस दिखा रखा है आपको, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा कि इसका फॉर्मूला जो आया है वो आया KQ/R²। ये याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये R² के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर R² के होगा तो इसका जो ग्राफ है वो भी हमने नोटिस कर ही लिया आगे किस तरह से बनने वाले हैं सारे केसेस, ठीक है। कुछ ना समझ में आता आप एक बार दोबारा से वीडियो को चला के देख लीजिएगा, इनकेस तब भी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग देखते हैं कि फिर आप मेरे को डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।